नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के जो चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद अभी तक जितने भी इस यूपीएससी और स्टेट पीएससी में एमसीक्यू आ चुके हैं उसका अध्ययन करेंगे। और ये जो पीडीएफ है घटना चक्र की पीडीएफ है, तो घटना चक्र में जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं आज उसके ऊपर हम हमारा अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि जो भारत का संवैधानिक विकास रहा है वो दो प्रकार से रहा है। एक तो है ना कंपनी के अधीन शासन और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन। तो 1773 से लेकर 1853 तक हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके अधीन भारत के ऊपर शासन रहा है। साथ ही 1857 की क्रांति के बाद हम देखते हैं 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश ताज के अधीन भारत पर शासन रहा है। तो शुरुआत में हम दोस्तों कंपनी के अधीन जो शासन था उसे देखते हैं कि कंपनी का शासन था तब कौन कौन से एक्ट पारित हुए और उनके अनुसार क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ब्रिटिश संसद के 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है दोस्तों शुरुआत में। इसे बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार जो वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आए। इसकी परिषद में गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसे प्रमुख मामले जैसे विदेश नीति में और मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी दिया गया। तो दोस्तों, जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंदर क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर था अब क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसके लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया जो इसके शासन में काम सहभागिता करती थी। और यही 4 सदस्यीय परिषद प्लस गवर्नर जनरल क्या कहलाते थे, सरकार कहलाते थे। इसके अंदर 1773 का जो एक्ट था इसके अंदर केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। इसके अंदर जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी है उससे क्या किया गया था, बंगाल के अधीन कर दिया गया था। दोस्तों, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 1773 का जो एक्ट था उसके अनुसार कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने से और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद आता है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अनुसार कंपनी का जो राजनीतिक कार्य था और व्यापारिक कार्य था दोनों को पृथक्करण किया। तो इसका जो राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक कार्य थे इसके अंदर पृथक्करण किया गया। इसमें निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई परंतु राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रण बोर्ड कहा जाता था, उसका गठन किया गया। 1786 एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है दोस्तों। इसके अंदर गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। इस 1786 में क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास वीटो पावर आ गई, मतलब अपनी इच्छा अनुसार काम करने हेतु उसके पास शक्ति आ गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। क्या है दोस्तों, 1786 में क्या है, गवर्नर जनरल को जो प्रधान सेनापति है उसकी शक्तियां प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। दोस्तों, हम सबको पता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है अमेरिकी क्रांति में पराजित हुआ था। उसे पता था कि किस तरह से एक नेतृत्वकर्ता के पास कौन कौन सी शक्तियां होनी चाहिए ताकि
दोबारा वही गलतियां नहीं दोहराई जा सके। तो ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1786 का, वह कॉर्नवालिस को और अधिकार देने के लिए आया था। 1793 में एक चार्टर आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। फिर दोस्तों एक आता है चार्टर एक्ट 1813। इसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। कंपनी के जो भारतीय व्यापार का था दोस्तों, जो कंपनी है भारत के साथ व्यापार करती थी, उस पर क्या था, भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार था, लेकिन इसे अब इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन और चाइना के साथ व्यापार पर अधिकार बना रहा कंपनी का। दोस्तों 1813 के ही एक्ट के अनुसार जो ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर प्रचार करने की अनुमति भी दी गई। 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो प्रावधान था कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर सरकारी सेवाओं में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की असहमतियों के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका और अधिक से अधिक केंद्रीकरण कर दिया गया। अभी केंद्रीकरण किस तरह से किया गया, जो बंगाल, बम्बई, मद्रास और बिहार जितनी भी प्रेसिडेंसियां थी उनके अंदर जो कानून बनाने का अधिकार था पूरी तरीके से क्या अब गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके अधीन कर दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो जो पूरा भारत था क्या है, पूरे भारत के गवर्नर जनरल क्या है, अब लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य अब समाप्त कर दिए गए। तो 1833 के एक्ट के अंदर क्या किया दोस्तों, कंपनी के जितने भी व्यापारिक कार्य थे उनको समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही कर सकती थी, मतलब अब सरकार चलाना ही कंपनी का मूल काम रह गया था। अब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी दोस्तों, जो 4 सदस्यीय परिषद थी, उसके अंदर एक और कानूनी सदस्य, जो चौथा सदस्य जोड़ा गया, जिसका नाम था लॉर्ड मेकाले को उस समय कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों पहले जो 4 सदस्यीय जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको 1813 से पहले उसको 3 सदस्यीय परिषद कर दिया गया था, लेकिन 1833 में उसे 4 सदस्यीय परिषद के रूप में वापस स्थापित किया गया और जो चौथा सदस्य था वो कानूनी सदस्य के रूप में हमारे सामने आया। और लॉर्ड मेकाले क्या थे, सबसे पहले कानूनी सदस्य थे। 1833 के जो एक्ट है उसके अनुसार जो गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया है, अब गवर्नर जनरल को। 1833 के एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। तो दोस्तों 1833 का जो एक्ट है उसके अंदर योग्यता की बात हुई, योग्यता के आधार पर ही नौकरियों में प्रवेश दिया जाएगा। 1853 का एक्ट आता है दोस्तों 33 के बाद। इसके अंदर क्या गया, विधायी शक्तियों को कार्यपालिकी शक्तियों से अलग किया गया, मतलब जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर थी उसको एग्जीक्यूटिव पावर से अलग किया गया और विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों 1853 का जो एक्ट है उसके अंदर विधायी शक्तियां और कार्यपालिक शक्तियों को अलग किया गया। विधि निर्माण के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया नोट्स घटना चक्र के। अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू और एमसीक्यू देखेंगे किस तरह से अलग अलग पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि हमारा जो आने वाला प्रीलिम्स है उसमें हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावनाओं को न्यूनतम किया जा सके। तो दोस्तों
पढ़ते हैं हम एमसीक्यू कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1773 दोस्तों, 1773 में क्या है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया गया था। 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। वो 1774 में स्थापना की गई और सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो एलिजा एम्पे क्या थे, इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। यस, ये बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। गलत दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि एलिजा एम्पे क्या थे, प्रमुख न्यायाधीश थे। तो ओनली वन सही। सूची को मिलान करना है दोस्तों। नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसने की थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई, 1813 में। ये तो बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833, ये भी सही है। और नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784। तो दोस्तों जो बी है उसका ए पहले नंबर का आएगा और जो ए है उसका दूसरे नंबर का आएगा। तो नियामक अधिनियम 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1773 के एक्ट के अनुसार। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई। साथ ही 1813 के अनुसार ही भारत में 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी। अधिनियम 1833 की यदि बात करें तो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य से संबंधित है। 1833 का जो अधिनियम है दोस्तों, इसने क्या किया, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर एक जो कानूनी सदस्य लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किया लॉर्ड मेघालय को, और जो कि स्थायी सदस्य था। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो कौन से एक्ट के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो 1833 का एक्ट, 1813 का एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यवाद वर्सेस आंग्लविद विवाद। तो इसके अंदर क्या किया गया था, 1813 में बात की गई थी कि हम शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो यस, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यस। प्राच्यविद वर्सेस आंग्लविद विवाद, एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट विवाद, यस। इन तीनों से ही दोस्तों भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ईस्ट इंडियन कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। ओरिएंटल मतलब दोस्तों देसी भाषा में एजुकेशन, और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1823 में दोस्तों जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की 1 लाख रुपए की बात की गई थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य क्या थे, शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वैकेंडिस बेंटिक 1800 कुछ नहीं, बस लॉर्ड विलियम बेंटिंग हम याद रखेंगे। तो उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक उसने क्या किया, 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मेकाले के द्वारा प्रस्तावित और स्वीकृत भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। तो विलियम बेंटिक ने, जो लॉर्ड मेकाले ने कहा था भैया कि हमें जो एजुकेशन है वो इंग्लिश भाषा में देनी चाहिए, तो हायर एजुकेशन को क्या किया, इंग्लिश भाषा में देना, इसी को स्वीकृत किया गया। भारत में एंग्लिसिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थक नेतृत्व करता थे।
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया, समाप्त कर दिया। तो जो दोस्तों 1813 का एक्ट था उसके अनुसार जो कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया, केवल चाय और चीन दो चीज़ों को छोड़कर। तो 1813 के चार्टर के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अनुसार कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिए तथा भविष्य में कंपनी केवल और केवल राजनीतिक कार्य ही कर सकती थी। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि चार्टर एक्ट 1813 में पर विचार करना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो जो 1813 का एक्ट की बात की जा रही है कि इसने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापार पर जो एकाधिकार था उसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी एकाधिकार को समाप्त किया। तो यस, ये बिल्कुल सही है। इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्य या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश के संसद नियंत्रण में आ गया। सो दोस्तों इसका तीसरा गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व क्या है, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में अभी नहीं आएगा, ये आएगा जब क्राउन का शासन होगा। तो पहला और दूसरा सही है। दूसरे में क्या कहा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्य क्षेत्र यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो यस, दूसरा वाला भी सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम दोस्तों। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813 में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया, लेकिन चीन और चाइना के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की प्रभुसत्ता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्र पर अधिकार दिया गया और राजस्व भी सौंपा, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 दोनों सही है, 3 गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब राज्य सचिव का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भी किया गया। सो दोस्तों 1857 की जब क्रांति होगी उसके बाद जो पूरा शासन है क्राउन के हाथों में चला जाएगा और ब्रिटिश संसद के अंदर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया जाएगा और उसके लिए इंडिया काउंसिल की स्थापना की जाएगी जो कि ब्रिटेन में होगी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1800 चार्टर का एक्ट है, उसके अधीन दोस्तों भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया। तो 1833 का जो एक्ट है उसके अनुसार ही भारतवासियों को क्या किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रवेश दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 87वीं धारा, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश क्रम, वर्ण
इत्यादि के मामले में किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन यदि कोई पद है तो उस पद को प्राप्त करने हेतु अयोग्य नहीं माना जाएगा। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, जन्म स्थान, वर्ण, कर्म, कलर आदि के आधार पर। मतलब इन सभी के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, आपकी योग्यता का परीक्षण इनके आधार पर नहीं किया जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। दोस्तों, कंपनी के अधीन जितने भी एक्ट आए थे और उन पर जितने भी एमसीक्यू बने थे वो हमने पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम ब्रिटिश ताज के अधीन। ब्रिटिश ताज के अधीन कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए और उनके क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे। दोस्तों, 1857 में क्या था? हमारी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था और उसी के बाद कंपनी का शासन खत्म होता है और क्राउन का शासन स्थापित होता है। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। अब कौन शासन करेगा? ब्रिटिश ताज, क्राउन मतलब ब्रिटेन की संसद। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो अब तक जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत के प्रथम वायसराय बनकर उभरे। तो 1857 की क्रांति के समय जो हमारे वो थे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब वही क्या थे? पहले वायसराय भी बने। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। तो अब एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी। और इस सचिव के पास जो भारत के अंदर प्रशासन था उसके लिए संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसे दे दी गई और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और ये 15 सदस्य दोस्तों स्वयं राज्य सचिव को मिलाकर हैं। तो एक परिषद का गठन किया गया। तो दोस्तों, अब ये जो राज्य सचिव है कहाँ है? ये जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है और ब्रिटेन के अंदर उनकी जो संसद है और उस संसद के अंदर एक चैम्बर दिया गया। इसी चैम्बर्स में हमारे राज्य सचिव क्या थे? बैठेंगे और उनके पास 15 सदस्यीय परिषद भी होगी और यही भारत का जो प्रशासन है उस पर नियंत्रण स्थापित करेगी। तो दोस्तों, 1858 के बाद आता है हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1861। अब 1861 का अधिनियम आता है। इसमें क्या किया गया? भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए हमें प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे याद रखना होगा कि जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है उसके अनुसार जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात की गई। क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति ने बता दिया था कि भारतीयों पर शासन करना होगा तो आपको भारतीयों के साथ सहभागिता रखनी होगी। भारतीयों को शासन के विभिन्न पहलुओं में उन्हें भागीदार बनाना होगा। दोस्तों, 1861 का जो अधिनियम था उसके अनुसार मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां दे दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, हमने देखा कि 1857 की जो क्रांति थी उसके पहले क्या हो रहा था? अधिक से अधिक केंद्रीकरण किया जा रहा था। मतलब पूरी जो कानून बनाने की शक्ति और राजस्व इकट्ठा करने की शक्ति कहाँ थी? पूरी की पूरी बंगाल या हम ये कहें कलकत्ता के गवर्नर के पास थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा था? विकेंद्रीकरण करने की शुरुआत की गई। शुरुआत में क्या किया गया कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसको पुनः विधायी शक्तियां दे दी। इस तरह से विकेंद्रीकरण की पुनः शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। तो दोस्तों, 1861 का जो अधिनियम है उसने क्या किया? जो हमारा वायसराय है
उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। क्या की? अध्यादेश जारी करने का मतलब ये दोस्तों कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली में स्थगित हो या फिर पूरे कार्यकाल अपना कार्यकाल कार्यरत नहीं हो, तब क्या करेगा? जो वायसराय जो है क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। और अध्यादेश जारी करके जिस प्रकार का भी कानून लागू किया जाएगा वह 6 माह तक प्रभावी रहेगा। दोस्तों 1861 के बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से दोस्तों केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सो दोस्तों 1892 इसमें क्या किया गया? प्रांतीय और विधान परिषदों में क्या किया गया? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। मतलब जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तेजी पकड़ रहा था, धीरे धीरे भारतीयों को क्या किया गया? कानून बनाने की प्रक्रिया में और प्रशासन करने की प्रक्रिया में उन्हें सहभागी के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, किंतु पूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें भारतीयों को वार्षिक बजट, जैसा आज हमारे देश में भी वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है, उस समय भी जो वार्षिक बजट था उसके ऊपर बहस करने का अधिकार दिया गया। और सरकार से 6 दिन के जो नोटिस से 6 दिन का जो पूर्व नोटिस देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न और मतदान करने का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया दोस्तों, इसमें क्या था कि वयस्क मताधिकार पर निर्वाचन नहीं होगा, उसके लिए क्या किया गया? आय, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता आदि को ध्यान में रखा गया था। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यही थी। अब दोस्तों अगला आएगा 1919 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ये दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म है, क्योंकि इस अधिनियम ने क्या किया था? भारत के अंदर जो मुस्लिमों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दिया था, और इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो दोस्तों 1905 में हमने देखा कि भारत में बंगाल विभाजन किया गया था। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता हमने देखी, और उसके बाद ही हमने देखा कि जो ब्रिटिश सरकार है किस तरह से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रही थी। सो दोस्तों धीरे धीरे भारत के अंदर क्या है? राजनीतिक चेतना का उत्थान हो रहा था। लोग धीरे धीरे स्वतंत्रता का मतलब समझ रहे थे, लेकिन साथ ही ब्रिटिश सरकार की यह चाल थी कि भारत में यदि हमें बने रहना है तो फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना होगा। 1919 के एक्ट के तहत दोस्तों भारत की जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसे हम कार्यकारी परिषद कहते हैं, उसमें भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, और पहले सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो दोस्तों 1919 का जो एक्ट है उसके अनुसार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या थे? पहले ऐसे सदस्य थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रवेश किया, और ये कानून सदस्य लॉ मेंबर के रूप में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिका की जो है शक्तियों को बढ़ाया। मतलब सीधा ऐसा ये है कि दोस्तों 1919 का जो एक्ट है उसके अनुसार जो केंद्रीय विधायिका और प्रांतों की विधायिका है उसे और अधिक शक्ति संपन्न बनाया। इसने परिषद के सदस्यों को बजट पर और लोक विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने और साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया। सो दोस्तों हमने उससे पहले देखा था कि 1892-93 का जो एक्ट था उसके अनुसार क्या किया था कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन इस अधिनियम ने क्या किया कि
बजट पर और लोकहित के विषय क्या किया, बजट पर भी और जो लोकहित के विषय हैं उन पर क्या विवेचना, मतलब वाद विवाद करने का, इनके ऊपर प्रस्ताव लाने का और प्रश्न पूछने का, साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया। तो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे राजनीतिक चेतना का उभार हो रहा था वैसे वैसे क्या है, एक्ट के माध्यम से भारतीयों की जो आक्रोश है उसे शांत करने का भी प्रयास किया जा रहा था, ताकि ब्रिटिश सत्ता लंबे समय तक बनी रहे। पृथक निर्वाचन के अनुसार, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। सो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्धांत सिद्ध हुआ, पृथक निर्वाचन। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अमली जामा पहनाने का काम किया। अब दोस्तों अगला एक्ट पढ़ेंगे हम 1919 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के आधार पर पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को किस एक्ट के द्वारा अपनाया गया, तो वो है 1919 का एक्ट, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखा और इसे विस्तारित किया। तो पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों को दिया गया था, वही अब सिखों को दिया गया, भारतीय ईसाइयों को दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दिया गया तथा यूरोप वासियों को भी दिया गया। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो प्रणाली है वो किन किन पर लागू कर दी गई, सिखों पर लागू कर दी गई, भारतीय ईसाइयों पर लागू कर दी गई, आंग्ल भारतीयों पर और यूरोपियों पर। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। कहाँ पर, केंद्र में। सो दोस्तों केंद्र के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेशन की स्थापना की गई। तो 1919 का जो एक्ट था इसके अंतर्गत जो केंद्र है, केंद्र के अंदर द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई, द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांत विषय में बांटा गया। सो जो 1919 का एक्ट आया था दोस्तों, इसके अंतर्गत केंद्रीय विषय को अलग रखा गया और प्रांतीय विषयों को अलग रखा गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल में समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। तो दोस्तों जो द्विसदनीय विधानमंडल था, जिससे हम पहला हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा विधानसभा, मतलब राज्य परिषद और विधानसभा, इसमें क्या किया गया था कि पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार हमारे इस द्विसदनीय विधायिका के पास था। इस अधिनियम के तहत, कौन सा, 1919, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। 1919 का जो एक्ट है दोस्तों, प्रांतों, जितने भी हमारे प्रोविंसेस थे उनके अंदर द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। इसमें क्या किया गया कि जो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, एक तो आरक्षित विषय थे और एक हस्तांतरित विषय थे। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन की बात की गई। तो 1919 का जो एक्ट था, इसमें कहा गया कि हम भारत के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित करना चाहते हैं और इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया, जिसका काम था कि 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। फिर दोस्तों साइमन कमीशन आता है 1927 में, फिर उसका विरोध होता है, फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद 1935 का अधिनियम आता है। तो 1919 के एक्ट के बाद हमारे पास कौन सा एक्ट आता है, 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम आता है। इसने बोला था कि भारत के अंदर हम संघात्मक सरकार की व्यवस्था करेंगे, हम संघात्मक प्रणाली को अपनाएंगे, भारत को एक संघ के रूप में स्थापित करेंगे और भारत का जो संघ होगा उसके अंदर ब्रिटिश भारतीय प्रांत होंगे और साथ में देसी रियासतें भी होंगी। इसने क्या किया, 1935 का जो एक्ट था, इसने प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया और यही द्वैध शासन क्या है, केंद्र में स्थापित कर दिया। तो हमें याद रखना होगा कि जो प्रांतों में से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लागू कर दिया और प्रांतों को क्या दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई।
सो 1935 का जो एक्ट है दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि 1935 के एक्ट ने प्रांत हैं वहाँ से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और द्वैध शासन व्यवस्था को केंद्र में लागू कर दिया। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए क्या किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो भारत के अंदर 1935 का जो एक्ट है उसके आधार पर मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और ज़्यादा विस्तार कर दिया। तो पहले मुस्लिमों को दिया, फिर सिख को दिया, फिर एंग्लो इंडियंस को दिया। अब क्या कर दिया 1935 के एक्ट में? दलित जातियों को, महिलाओं को, श्रमिक वर्गों को आदि को भी इसमें सम्मिलित कर दिया। इस अधिनियम के तहत 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई। किस एक्ट के आधार पर? 1935 के एक्ट के आधार पर। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। तो दोस्तों 1935 का जो एक्ट है इसके आधार पर जो ब्रिटिश भारत के अंदर जो बर्मा था उसे अब ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। साथ ही दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। तो 1919 के एक्ट के द्वारा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया। तो दोस्तों 1935 का जो एक्ट आया था उसके आधार पर फिर चुनाव भी हुए थे और उसके आधार पर द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रांतों के अंदर भी अपनाई गई थी। जैसे क्या हुआ? बिहार हुआ, संयुक्त प्रांत हुआ आदि राज्यों में। हमें कुल 6 राज्यों में देखने को मिलता है। असम हुआ, असम के अंदर भी द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था। फिर अगला आता है दोस्तों अंतिम एक्ट या अंतिम अधिनियम, जिसे हम जानते हैं 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसने भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और भारत को 2 डोमिनियन में बांट दिया, एक भारत और एक पाकिस्तान। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। मतलब जो ब्रिटिश का जो शाही था, ब्रिटिश का जो महाराजा था या महारानी थी, उससे भारत का सम्राट जो पद था या शब्द था उस पर समाप्त कर दिया। अब भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो दोस्तों हमने थ्योरी पढ़ ली। अब पढ़ेंगे इसके ऊपर जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं स्टेट पीएससी और यूपीएससी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? तो दोस्तों भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शुरुआत की शक्ति दी गई कब? 1892 में। तो जो 1892 का एक्ट था उसके आधार पर क्या है? बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो दोस्तों याद रखना होगा कि जो 1892 का एक्ट था उसके अनुसार विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति तो दी गई, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, 6 दिन की पूर्व नोटिस पर आप कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। मतलब जो जवाब उन्होंने दे दिया मतलब दे दिया, उसके बाद अनुपूरक प्रश्न आप पूछ ही नहीं सकते। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो दोस्तों हमें पता है कि जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म है 1909 का, उसके आधार पर भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और लॉर्ड मिंटो को क्या है? सांप्रदायिकवाद का या सांप्रदायिकता का जनक भी कहा गया। भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसे हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कहते हैं, उसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई।
जिसके अनुसार जो मुसलमानों के लिए क्या किया गया, पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इसने सांप्रदायिकता को संवैधानिक अमलीजामा पहनाने का काम किया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो फेडरल कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो 1935 का एक्ट आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा कोई नहीं। तो 1935 के एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर 1947 को की गई, जो कि 1935 के एक्ट के आधार पर थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्रेवियर थे। 1935 में जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों मॉरिस ग्रेवियर थे। वो 1773 में के जो एक्ट था उसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? इलाइजा इम्पे थे। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष आया? तो 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया? तो दोस्तों हमें पता है कि 1919 के अंदर प्रांतों के अंदर द्वैध शासन आया, लेकिन केंद्र के अंदर 1935 में आया। तो आंसर आएगा हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधीन केंद्र में क्या किया गया? द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन को एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन का उगम दोस्तों 1919 में था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो आरक्षित विषय और एक ट्रांसफर्ड विषय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया। 1919 का जो एक्ट था उस अधिनियम के तहत कौन सी विशेषताएं हैं बतानी हमें? तो प्रांतों की एग्जीक्यूटिव में सरकार में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो यस, प्रांतों के अंदर क्या है? द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं, ये तो 1909 की बात कर रहा है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। तो यस, केंद्र के द्वारा प्रांतों को कुछ विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। तो पहला और तीसरा सही, आंसर सी। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसके उद्देश्य था कि भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू तथा वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो 1919 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत राज्यों में या प्रोविंसेस में डुअल गवर्नमेंट द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। क्या किया गया? जो प्रशासनिक कार्य थे दोस्तों उसको 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक तो आरक्षित थे और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरणीय विषय जितने भी हस्तांतरणीय विषय थे उसका उत्तरदायी प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा किया गया संघीय तथा प्रांतीय विषयों के रूप में। तो दोस्तों 1919 का जो एक था उसके अंदर संघ के विषय और राज्य के विषय इसे भी बांटा गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान 1919 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1909 के अधिनियम में कर दिया गया था। 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1909 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए और भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित कर दिया। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हम कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों? 1935 के एक्ट में। हमने देखा कि जो 1919 का जो एक्ट है उसके आधार पर प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की थी, लेकिन जो 1935 का एक्ट आया दोस्तों इसने क्या करा?
1935 के एक्ट ने प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्ता देने का काम किया। लेकिन इसके अंदर जो गलत है, इसके अंदर ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता 1935 आ का, लेकिन इसका आंसर डी है जो कि गलत है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत विस्तारित और स्थापित किया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो भारत की जो विधान पालिका है पहली बार कब द्विसदनीय बनाई गई? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार, 1919 में आगा, सॉरी दोस्तों। प्रांतों में क्या है, विधान प्रांतों के अंदर क्या है, द्वैध शासन स्थापित किया गया। और 1919 में बाई कैमरल लेजिस्लेशन, इसमें बोला गया द्विसदनीय विधायिका। विधायिका क्या है, द्विसदनीय की बात करिए। तो 1919 के आधार पर प्रांतों को, केंद्र के अंदर क्या किया गया, बाई कैमरल लेजिस्लेशन को बनाया गया। तो 1919 का जो एक्ट है दोस्तों, उसके आधार पर जो केंद्र है उसके अंदर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन जिसे हम राज्य परिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, और निचला सदन जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, निचला सदन लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो कौन सा एक्ट है जिसने द्विसदनीय विधायिका लाया? तो हमने अभी देख लिया दोस्तों कि जो 1919 का एक्ट है इसने क्या करा, द्विसदनीय विधायिका बाई कैमरल लेजिस्लेशन लेकर आया है हमारे पास केंद्र में 1919 का एक्ट। और ये MPPSC 2013 का क्वेश्चन है। (1919) का मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि करता। तो दोस्तों यहाँ पे जो सभी शब्द आया है, सभी महिलाओं की बात नहीं करता, कुछ महिलाओं की बात जरूर करता है, लेकिन सभी महिलाएं नहीं आएंगी। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसने विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया। तो दोस्तों केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया जो 21 साल से ऊपर की है। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधारों के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं तक ही था। सभी महिलाओं की बात इसमें बिल्कुल नहीं की गई थी। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो क्या था, कुछ वर्गों के, सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही यह अधिकार दिया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को क्या किया गया था, विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए भी पृथक निर्वाचन को बढ़ाया गया और विधानमंडल में कुछ स्थानों को आरक्षित किया गया। तो यस, ये बात सही है। दूसरा वाला क्या था हमारा कि 1935 के एक्ट के अनुसार विधानमंडलों में महिलाओं के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया। तो यस, 1935 का जो एक्ट था उसके में विधानमंडल में महिलाओं के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित किया गया, इसका प्रावधान था। तो यस, इसका प्रावधान था। अगला MCQ पढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो कौन सा सही है ये बताना। तो दोनों ही सही है दोस्तों। आधुनिक भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 के जो चार्टर एक्ट था उसके अनुसार लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो 1854 में इंडियन सिविल सेवा की स्थापना कहाँ हुई? सिविल सेवा आयोग की स्थापना लंदन में हुई। 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कहाँ होता था? लंदन में होता था।
भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही और 1919 का एक्ट आया दोस्तों। और 1919 के एक्ट में क्या हुआ कि वर्ष 1922 से सिविल सेवा की जो परीक्षा है भारत में भी होने लगी। प्रारंभ में मतलब सबसे पहले इलाहाबाद में हुई, उसके बाद दिल्ली में हुई। तो 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्ध भारतीय दोस्तों 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की जो उपलब्धता है भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ता ही चला गया जब भारत के अंदर भी एग्ज़ाम होने लगी। तो हमने देखा दोस्तों कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का लाभ भारतीयों ने उठाया, साथ ही सिविल सेवा में चयनित भी हुए और धीरे धीरे अंग्रेज किन आधारों पर भारत के अंदर शासन कर रहे थे और किन आधारों पर उनकी सत्ता बनी रही थी, इसका भी उन्होंने अपनी राजनीतिक चेतना में महत्वपूर्ण बखूबी उपयोग किया। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निर्वाचन का भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1937, 1945 या कोई नहीं? तो आंसर है सी, ए और सी। ए और सी मतलब बी नहीं आएगा। पता नहीं क्या क्वेश्चन था दोस्तों ये। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया? तो 1945 में भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन दोस्तों 1945 में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका मतलब केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया और ये MPPSC 2020 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इतने खुफिया क्वेश्चन भी पूछती है स्टेट PSC। 1945 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ पर थी? तो 1935 का एक्ट है उसके आधार पर क्या राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या है अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि 1935 में जो वायसराय था उसे भी अध्यादेश पारित करने की शक्ति दे दी गई थी। तो अध्यादेश पारित करने की शक्ति गवर्नर को दे दी गई, वायसराय को दे दी गई थी और यही शक्ति फिर बाद में किसको दे दी गई? राष्ट्रपति को दे दी गई। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की उन्मुक्ति के बिना, तो बात की जा रही है 1861 का अधिनियम है उसके आधार पर ही विधान परिषद की सहमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 1, 2, 3 बस ऐसे याद कर लिया मैंने तो कि आर्टिकल 1, 2, 3 के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो धारा है 42 और 43 से प्रेरित है। तो दोस्तों हमने देखा कि गवर्नर जनरल को 1861 का जो एक्ट था, अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम, उसी के आधार पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। लेकिन 1935 की धारा 42 और 43 में भी कुछ इसी प्रकार की बात की गई थी कि जो वायसराय है उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। और जो स्वतंत्र भारत का संविधान है उसका आर्टिकल नंबर 123 1, 2, 3 यह भी ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का संविधान दोस्तों कब हमने देखा? 1935 का जो एक्ट है उसके आधार पर संवैधानिक निरंकुशता से आशय है दोस्तों संविधान में यदि कोई बात की गई है, जो बात लिख दी गई है उसके आधार पर शासन किया जाएगा। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया या उस प्रवृत्त किया गया
इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। तो ये जो 1935 का अधिनियम था दोस्तों, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया सबसे विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार किया गया संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज भी था। इस अधिनियम में संघ की स्थापना की बात की, क्योंकि भारत को एक संघ के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके अंदर संघीय न्यायपालिका की बात की गई थी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई थी। तो इसलिए इसे हम संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भी हमें इस अधिनियम में देखने को मिला। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिलता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है दोस्तों, हमें 1935 का जो एक्ट है उसके अधीन हमें देखने को मिलता है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 1935 के एक्ट में उल्लिखित योजना के आधार पर आधारित है। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य व संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया। मतलब संवर्ती सूची के कुछ विषय हैं, राज्य सूची में कुछ विषय हैं और संवर्ती सूची में कुछ विषय हैं। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। मतलब रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट की व्यवस्था। प्रांतीय स्वायत्तता को 1935 का एक्ट जो था दोस्तों, इसके आधार पर हमने प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू किया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की भी बात की गई थी। तो 1935 का जो एक्ट था उसके अंदर एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की भी बात की थी। लेकिन यह संघ क्या है, अस्तित्व में नहीं आ सका, क्योंकि प्रांतों के अंदर बहुत सारी असहमतियां चल रही थी। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे और देशी रियासतें, इनसे मिलकर होना था। परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। तो दोस्तों हमें एक ये भी फैक्ट है जो कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि 1935 का जो एक्ट था उसके अधीन जो अवशिष्ट शक्तियां थी प्रांतों के पास थी या गवर्नर जनरल के पास थी या केंद्र के पास थी? तो आंसर था गवर्नर जनरल के पास थी। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। मतलब कौन सी विशेषता जो थी 1935 के एक्ट की नहीं थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यस, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। गलत, अवशिष्ट शक्तियां किसे थी? गवर्नर के पास। यह प्रांतीय स्वायत्तता, यस, प्रांतीय स्वायत्तता को देने का काम किया। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त करके केंद्र पर लागू किया। यस, तो 1935 का जो एक्ट था उसने क्या किया? प्रांतों पर द्वैध शासन को समाप्त किया और केंद्र पर द्वैध शासन लागू किया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। तो संघीय व्यवस्था की बात किसमें की गई थी? 1935 के एक्ट में। और साथ ही द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई केंद्र में, कहाँ पर? 1935 के एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों इतने सारा हम बार बार रिवीजन हो रहा है तो हमारे दिमाग में क्या होगा? ये चीज़ें छप जाएगी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कहाँ था? 1935 के एक्ट में। तो अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का प्रावधान था 1935 के एक्ट में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की बात की? तो 1935 का जो एक्ट था उसने संघीय शासन की व्यवस्था की बात की। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको थी? तो अवशिष्ट शक्तियां क्या थी? गवर्नर जनरल को थी। तो ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आईएएस दोनों में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो गवर्नर जनरल के पास क्या था? अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? फिर से पढ़ना दोस्तों अच्छे से कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, नहीं पूछा गया। तो देश के लिए लिखित संविधान, इसकी तो बात ही नहीं की गई थी।
विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, यस। एक संघ की योजना पर विचार, यस। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समाचीन होना, नॉमिनेट करना, यस। इसकी बात की गई थी, लेकिन एक ही बात, मतलब एक लिखित संविधान होगा देश के लिए, इसकी बात नहीं की गई थी एक्ट ऑफ 1935। इसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, गलत। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यस, ये हो सकता है। भारत का विभाजन नहीं, तो पहला ही आंसर आएगा। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ हद तक 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आज भी हमारे संविधान में ये जितने भी 7-8 पॉइंट हैं वे सब हमारे एक्ट ऑफ 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर देखने को मिलते हैं। तो हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, 1935 के एक्ट से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में के फलस्वरूप बर्मा को अलग किया गया? तो 1935 हमें सबको पता है दोस्तों कि 1935 के एक्ट के अनुरूप क्या किया गया है, बर्मा को अलग किया गया है। सो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में पूरे पढ़ चुके हैं क्या 1773 से लेकर 1947 तक के जो एक्ट्स हैं उसका नोट्स भी हमने पढ़ लिया है, साथ ही उसके एमसीक्यू भी हमने लगा लिए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी हमने पढ़ ली है। आई होप दोस्तों इस तरह से रिवीजन करने में आप लोगों को लाभ हो रहा होगा, साथ ही हमारे जो प्रीलिम्स पास करने के चांसेस है उसमें वृद्धि हो रही होगी। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रिवीजन करते रहें।